वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्लैट का 2011 का पास्ट ईयर पेपर। हम स्टैटिक जीके का पोर्शन डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अटॉर्नी जनरल होते कौन है। सो अटॉर्नी जनरल जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76, ठीक है, इसमें लिखा है अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। सो अगर आपसे पूछ लें कभी कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है इंडिया के, सो वो है अटॉर्नी जनरल। सो जैसे सेंटर में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल होते हैं, ऐसे ही स्टेट में भी एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, लेकिन उनको बोला जाता है एडवोकेट जनरल। इसी के साथ करंटली जो अटॉर्नी जनरल है इंडिया के, उनका नाम है के वेणुगोपाल। और अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है? अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल एक ऐसा इंसान बन सकता है हु इज क्वालिफाइड टू बिकम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के जज आप कब बन सकते हैं? जब आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है एज अ जज, या फिर आपको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है एज एन एडवोकेट, ठीक है, या फिर आप प्रेसिडेंट, ठीक है, आप एक डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट होते हैं इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ये कुछ क्वालिफिकेशंस होते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, और यही क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, इनका जो टर्म है वो फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है। सो हम यहां पर मार्क करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बिकॉज फॉर लाइफ वो नहीं रहते। 6 इयर्स इनका टेन्योर नहीं है। पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है विद रिस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल। सो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेंबर ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डिटर्मिन्ड बाय। सो सुप्रीम कोर्ट जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा मतलब है इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा। सो इसका कॉम्पोजिशन जो है वो डिसाइड करने का पावर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। सो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर ही रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है ये सुप्रीम कोर्ट की पावर्स इंक्रीज तो कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करने का जो राइट है वो पार्लियामेंट के पास भी नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये एस्टैब्लिश हुआ है 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर आप देखें तो हमारा जुडिशियल स्ट्रक्चर जो है वो इंटीग्रेटेड है। हमारा जुडिशियल स्ट्रक्चर इट्स पिरामिडिकल। सबसे एपेक्स पे आता है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे है हमारे हाई कोर्ट्स, और सबसे नीचे है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है करंटली यहाँ पर 34 जजेस होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग द CJI, एंड करंटली द CJI इज S.A. बोबडे, ठीक है। शरद अरविंद बोबडे is currently the Chief Justice of India, and Supreme Court of India जो है इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147। नेक्स्ट क्वेश्चन है The Indian federal system is modeled on the federal system of। सो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो इंडिया का फेडरल सिस्टम है वो कौन से फेडरल सिस्टम के ऊपर मॉडल किया गया है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा कनाडा। इसका रीजन है कि कनाडा हैज अ क्वाज़ी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है।
क्वाज़ी फेडरल से मेरा मतलब है एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि फेडरल भी है और यूनिटरी भी है, ठीक है। एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें फेडरल यूनिटरी दोनों फीचर्स होंगे उसे कहा जाता है क्वाज़ी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इंडियन फेडरलिज्म जो है ये भी क्वाज़ी फेडरल है इन नेचर, बिकॉज इंडिया में आपको फेडरल फीचर्स भी मिलेंगे और यूनिटरी फीचर्स भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के कुछ फेडरल फीचर्स हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना, फिर डिवीजन ऑफ पावर्स इनटू 3 लिस्ट, दैट इज सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में कुछ यूनिटरी फीचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है इंडिया में, इंडिया का एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। सो ये जितनी भी चीजें हैं ये इंडिया को बनाती है यूनिटरी इन स्ट्रक्चर। यूनिटरी का मतलब ही होता है पावर इन द हैंड्स ऑफ वन, ठीक है, एंड फेडरल का मतलब ही होता है डिवीजन ऑफ पावर्स। सो जहां पे ये सारे फीचर्स डिवीजन ऑफ पावर्स के लिए हैं, ये सारे फीचर्स आपके एक यानी कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हमने यूएसए से बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोरो की है और वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, एंड जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन। सो जब भी हमारे दो हाउसेस इधर लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर यूनानिमस डिसीजन नहीं आता है, तब जॉइंट सिटिंग जो है ये होती है, ठीक है, और इस जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। यूनाइटेड किंगडम से हमने लिया है अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, यहां से हमने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी लिया है और हमने रूल ऑफ लॉ भी यूनाइटेड किंगडम से लिया है, ठीक है। सो जो सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो अगर आगे कोई क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, सो दे कैन बी यूएसए से क्या बोरो किया है, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से और यूनाइटेड किंगडम से। कनाडा से इवन हमने एक और चीज बोरो की है एंड दैट इज रेसिड्यूरी पावर्स। सो आपको पता होगा कि यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के अलावा भी कुछ पावर्स होती हैं जिन्हें हम रेसिड्यूरी पावर्स कहते हैं, और वो पावर्स इंडिया में सेंटर के पास है। सिमिलरली कनाडा में भी वही पावर्स सेंटर के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉ पास्ड बाय अ लेजिस्लेटिव बॉडी इज कॉल्ड एज। सो आपको पता होगा जब पार्लियामेंट में हम कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं बिल। ये जो बिल है ये काफी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पब्लिक बिल्स, प्राइवेट बिल्स, गवर्नमेंट मेंबर बिल। एंड सिमिलरली जब ये बिल पास हो जाता है तब हम इसे कहते हैं एक्ट। सो यहां पर करेक्ट आंसर होगा अ लॉ पास्ड बाय अ लेजिस्लेटिव बॉडी इज कॉल्ड एज एन एक्ट। Which courts in India are empowered to issue writs as provided by the Constitution of India? So question में लिखा है कि इंडिया में कौन से ऐसे कोर्ट्स हैं जिन्हें की रिट्स इश्यू करने का पावर दिया गया है। सो सबसे पहले इंडिया में रिट्स इश्यू करने का पावर दो कोर्ट्स के पास है। वन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अदर इज हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओनली ए एंड बी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास रिट्स इश्यू करने का पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट को ये पावर दिया गया है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम फर्दर देखें सो ये 5 रिट्स हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी एंड को वारंट। ये 5 रिट्स जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों इश्यू कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। सो ये लॉ डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन नवंबर 26। सो नवंबर 26 इज सेलिब्रेटेड एज लॉ डे। सेम डे को हम सेलिब्रेट करते हैं मिल्क डे। सो नवंबर 26 को 2 डे सेलिब्रेट होते हैं। सिमिलरली जनवरी 26 को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल कस्टम्स डे। जून 26 को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट 2 थिंग्स, ड्रग्स एंड ट्रैफिकिंग। ठीक है, सो कभी भी अगर हम डेज पढ़ेंगे सो हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि कौन से डे, ठीक है, जैसे कि 26 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सो उस डे का नाम मिल्क डे और ईदर लॉ डे। एंड थर्डली आप लिख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ईयर में क्या थीम रही गई है। सो ईदर 2019 या फिर 2020 में उस डे की थीम क्या थी। सो ये 3 चीजें आपको डेज के बारे में पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज। सो यहां पे आपसे एज ऑफ रिटायरमेंट पूछा है हाई कोर्ट के जजेस का। सो हाई कोर्ट के जजेस रिटायर होते हैं एट द एज ऑफ 62। सो पहले ये जो एज है ये 60 थी, लेकिन एक अमेंडमेंट आया और वो था 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद हाई कोर्ट जजेस का जो रिटायरमेंट का एज है वो कर दिया गया 62 इयर्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकेबामा इज अ जापानीज फॉर्म ऑफ। सो इकेबामा जो है ये एक जापानीज आर्ट है ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। सो यहां पे करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज फ्लावर अरेंजमेंट। और इसी इकेबामा को हम काडो भी कहते हैं। ठीक है, और ये सिंस 7th सेंचुरी प्रैक्टिस किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार सर्किट बेंच जो है ये कौन से हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर आती है। ठीक है, सो अंडमान और निकोबार की जो सर्किट बेंच है ये आती है अंडर द हाई कोर्ट ऑफ कैलकटा। सो यहां पे करेक्ट आंसर होगा सी, दैट इज कैलकटा हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक मेडल। सो फर्स्ट ओलंपिक मेडल जो है वो जिस इंडियन ने जीता था, सो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज के.डी. जाधव। इनका पूरा नाम है खाशहाबा दादा साहेब जाधव। ठीक है, इसके अलावा काफी रिसेंटली अभिनव बिंद्रा को गोल्ड मिला है। ठीक है, इन दी ओलंपिक मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। सो आपको पता होगा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5th of June। ठीक है, सो 2019 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम जो है ये रखा गया था बीट एयर पोल्यूशन। Similarly, 5th of September and 5th of October are also important because 5th of September को हम celebrate करते हैं National Teachers Day and 5th of October is celebrated as World Teachers Day. Next question है, इनमें से कौन ऑथर है जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस का। सो इसके ऑथर हैं जसवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने भी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे हैं जैसे कि ट्रेन टू पाकिस्तान एंड एंड ऑफ इंडिया।
एल के आडवाणी का इंपॉर्टेंट वर्क है माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ। सो इम्फाल जो है ये कैपिटल है मणिपुर का, ठीक है। सो आपको पता होगा इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला है मणिपुर, ठीक है। मणिपुर का कैपिटल है इम्फाल। सेकंड मिजोरम, मिजोरम का कैपिटल है आइजवाल। थर्ड मेघालय, मेघालय का कैपिटल है शिलोंग। सिक्किम का कैपिटल है गैंगटॉक। इसके अलावा अगर हम फिफ्थ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखते हैं तो वो है असम, असम का कैपिटल है दिसपुर। सिक्स्थ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अरुणाचल प्रदेश जिसका कैपिटल है ईटानगर। देन नागालैंड है, नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। एंड फाइनली वी हैव त्रिपुरा, त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला। सो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमें सबके कैपिटल्स याद होने चाहिए। इवन जो इंडिया के 28 स्टेट्स हैं हमें उन सारे स्टेट्स के कैपिटल याद होने चाहिए। सो इंपॉर्टेंट वन बीइंग द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। ISO 9002 इज अ, सो आपको पता होगा ISO जो है ये है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। सो ये करती है क्वालिटी एश्योरेंस। सो आपने कई बार अगर कोई प्रोडक्ट्स खरीदे होंगे, ठीक है, उस पे आपको एक सिल्वर कलर का छोटा सा लेबल दिखा होगा जिसपे ISO का मार्क भी होता है। सो वो क्वालिटी एश्योरेंस बताता है अबाउट द प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन एंड सर्विस प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो ISO जो है इट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी सेफ्टी और उसकी एफिशिएंसी के बारे में बताता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है फर्स्ट एशियन गेम्स कहां हुए थे। सो पहले एशियन गेम्स हुए हैं न्यू दिल्ली में इन द ईयर 1951, ठीक है। अभी तक टोटल 17 एशियन गेम्स हो चुके हैं। ये जो एशियन गेम्स हैं इनको हम एशियाड भी बोलते हैं, ठीक है। और एशियन गेम्स जो हैं ये हर 4 सालों में एक बार होते हैं और ऑफ कोर्स एशियन गेम्स हैं सो सिर्फ एशियन कंट्रीज के लिए ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें सिर्फ एशियन प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट एशियन गेम्स हुए थे न्यू दिल्ली में इन द ईयर 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद गजल। सो गजल के साथ हम किसे एसोसिएट नहीं करते हैं, ठीक है। सो आपको पता होगा गजल इंडियन म्यूजिक है, इट इज एन इंडियन म्यूजिक फॉर्म और इसके साथ हम एसोसिएट नहीं करते हैं अमजद अली खान को, बिकॉज अमजद अली खान जो है ये फेमस सरोद प्लेयर है। सरोद इज अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, जबकि बेगम अख्तर, जगजीत सिंह एंड मेहंदी हसन ये तीनों ही गजल से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड वाज ऑफ। सो पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो है ये थी श्रीलंका की, ठीक है। और फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका में बनी थी इन द ईयर 1960। इसी तरह से इंडिया में भी एक और ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं इन द ईयर 1966 टिल 1984 और उनका नाम था इंदिरा गांधी। इंग्लैंड में अगर हम देखें तो 1979 में पहली फीमेल वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी और उनका नाम था मार्गरेट थैचर। देन इजराइल में भी
फीमेल प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, लेकिन डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जरूर रही हैं 1969 में, और इनका नाम था गोल्डा मीर। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8th of March. So International Women's Day celebrated on 8th of March. Similarly 10th of April को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे, एंड 14th of April को हम सेलिब्रेट करते हैं एट द नेशनल लेवल आम्बेडकर जयंती। सो कभी भी अगर हम डेज पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5th of June को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। हमने इसका थीम भी देख लिया, थीम था बीट एयर पोल्यूशन फॉर द ईयर 2019। अगर हम इसका ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ ले, बिकॉज एनवायरनमेंट डे को ऑर्गेनाइज करता है यूएनओ, सो हमारा ये जो डे है ये हो जाएगा कंप्लीट। सो हम इसको एक टेबल फॉर्म में याद कर सकते हैं कि कौन सी डेट को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, उस पर्टिकुलर ईयर का थीम क्या था, एंड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज रिलेटेड विद दैट डे। सो हमारा वो जो डे है दैट वुड बी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेधा पाटकर कौन है। सो वैसे मेधा पाटकर जो है ये एक सोशल एक्टिविस्ट है। सो यहां पे करेक्ट आंसर होगा एनवायरमेंटलिस्ट। इसका रीजन है मेधा पाटकर इज एसोसिएटेड विद एनबीए, दैट इज नर्मदा बचाओ आंदोलन। सो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये हुआ था सरदार सरोवर डैम के लिए। सो ये जो डैम है सरदार सरोवर डैम, ये बनाया गया था नर्मदा रिवर पर, और इसी के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए मेधा पाटकर जो है उन्होंने लॉन्च किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। सो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, एंड हु इज दादा साहेब फाल्के? ही इज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इन्होंने 1913 में इंडिया की पहली साइलेंट फिल्म बनाई जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। 1931 में इंडिया की पहली टॉकी फिल्म बनी जिसका नाम था आलम आरा। रिसेंटली 2019 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये दिया गया है मिस्टर अमिताभ बच्चन को फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ इंडियन सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज। सो इंडिया की हाईएस्ट पीक है कांचनजुंगा, ठीक है। कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है माउंट एवरेस्ट और कांचनजुंगा के बीच में, बिकॉज माउंट एवरेस्ट जो है वो इंडिया की नहीं बल्कि एशिया की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। एंड कांचनजुंगा में जो K2 है या फिर जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ये हाईएस्ट पीक है इंडिया की। सिमिलरली अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है माउंट कोसियोस्को। यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट एल्ब्रूस। नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनली जो कि अलास्का में है, एंड साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट अकोनकागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन अ चेस बोर्ड। सो एक चेस बोर्ड अगर 8 by 8 डिमेंशन का है सो उसमें स्क्वायर्स होंगे 64। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्टियर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं। सो मार्टियर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 30th of January। इसका रीजन है कि 30th of January 1948 को मोहनदास करमचंद गांधी
की डेथ हुई थी, ठीक है, इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं 30 जनवरी एज मार्टियर्स डे। सो 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं, बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी की, और इस बार 150th बर्थ एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी की, एंड 30th जनवरी सेलिब्रेटेड एज मार्टियर्स डे बिकॉज इस दिन महात्मा गांधी की डेथ हुई थी। नाउ ये जो जनवरी मंथ है इसमें काफी सारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, ठीक है, जैसे कि 9th जनवरी सेलिब्रेटेड एज प्रवासी भारतीय दिवस या फिर NRI डे, NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस डे। 12th जनवरी जो है ये स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी है, इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं 12th जनवरी एज नेशनल यूथ डे। देन 25th जनवरी जो है ये 2016 से हम सेलिब्रेट करने लगे हैं एज नेशनल वोटर्स डे, ठीक है, एंड 31 जनवरी जो है ये हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लेप्रेसी डे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जनवरी मंथ के। ऐसे ही हम दिसंबर, अगस्त, अक्टूबर सबके जो इंपॉर्टेंट डेज, डेट और थीम है ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं इंडियन सिटीजन्स के, इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन कब? सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। अब बाकी के जो ऑप्शंस हैं ये सही आंसर क्यों नहीं होंगे? बिकॉज नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हो सकते, जैसे कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये दो फंडामेंटल राइट्स कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। सो ए सही आंसर नहीं होगा। देन ऑल काइंड्स ऑफ इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते ही नहीं है, बिकॉज अगर हम आर्टिकल 356 या आर्टिकल 360 की बात करते हैं, 356 है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इन दोनों का ही फंडामेंटल राइट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, सो बी भी यहां पर आंसर नहीं होगा। देन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सो सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल इट्स नॉट नेसेसरी, सो यहां पे हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, बिकॉज तीनों ही इमरजेंसीज में आर्टिकल 352, 356 और 360 में आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट प्रपोर्शन डू द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर? सो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं ये रिटायर होते हैं हर 2 साल में, सो यहां पे सही आंसर होगा 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। सो सी यहां पे करेक्ट आंसर होगा 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years, ठीक है। देन राज्यसभा जो है ऐसा क्यों होता है? बिकॉज राज्यसभा इज परमानेंट हाउस, सो या तो इसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होंगे, या फिर अगर यहां पे क्वेश्चन में कहीं 6 years होता, बिकॉज दिस इज द टर्म ऑफ राज्यसभा, सो ये करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसके सारे मेंबर्स हर 6 years में रिटायर नहीं होते, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/3 members retire after every 2 years. Next question is, India became a member of United Nations on? So India जो है वो United Nations का member कब बनता है? So the date is 30th of October 1945. So वैसे अगर हम देखें तो United Nations का फॉर्मेशन कब हुआ है? 24th of October 1945 को, और इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल एज यूनाइटेड नेशंस डे। इंडिया ने ज्वाइन किया है यूएनओ को 30th of October 1945 को, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि इंडिया जो है वो एक ओरिजिनल मेंबर है किसका? यूनाइटेड नेशंस का। और
यूनाइटेड नेशंस के ऐसे ही 51 ओरिजिनल मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस वॉज। सो जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है 15 अगस्त 1947 को, तब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? सो उनका नाम है क्लीमेंट एटली। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पर्सन है ये है क्लीमेंट एटली। विंस्टन चर्चिल जो है ये उससे पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देन लॉर्ड माउंटबैटन जो है ये जस्ट क्लीमेंट एटली से पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। सो ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सो ही वॉज नॉट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बट लॉर्ड माउंटबैटन गवर्नर जनरल रह चुके हैं इंडिया के। देन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है ये 1942 में लेकर आए थे एक प्लान जिसे हम कहते हैं द क्रिप्स मिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फर्स्ट बुक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे जो पहली बुक है वो लिखी है ऑप्शन नंबर बी, दुर्गादास बस्ती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक कपल, अब यहां पर बिकॉज नहीं मेंशन है मैरिड कपल या फिर अनमैरिड कपल, तो हम यहाँ पे आंसर यस करेंगे। सो एक कपल जो है जिसने एक सन ऑलरेडी अडॉप्ट किया है वो दूसरा सन भी लीगली अडॉप्ट कर सकते हैं। सो आंसर होगा यस। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि जो दोनों पेरेंट्स हैं वो फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, ठीक है, स्टेबल होने चाहिए, और पेरेंट्स में दोनों की जो कंसेंट है वो होनी चाहिए, ठीक है। प्लस यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि जो मेल है और जो फीमेल है, सो दोनों पेरेंट्स की एक पर्टिकुलर एज लिमिट होती है, एंड इवन जो बच्चे वो अडॉप्ट करना चाहते हैं उनकी भी एज लिमिट इज डिसाइडेड एज पर लॉ। जो एक सिंगल फीमेल पेरेंट है वो एक बॉय भी अडॉप्ट कर सकती है और गर्ल चाइल्ड भी अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन अगर कोई मेल पेरेंट है, ठीक है, तो वो सिर्फ बॉय ही अडॉप्ट कर सकते हैं, वो गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकते। और अगर किसी के पास 3 या उससे ज्यादा चिल्ड्रन है तब वो अडॉप्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज दे कैन अडॉप्ट। सो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट, एक पर्सन जो है वो एक मेजर पर्सन कब कहलाया जाता है? जब वो 18 इयर्स की एज अटेन कर लेता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 18 इयर्स, ठीक है। या फिर आपसे अगर ऐसा पूछ ले कि एक माइनर जो है वो मेजर कब बन जाता है एज पर लॉ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट, तो उसका आंसर भी होगा 18 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है ये कौन से ईयर में हुई? सो आपको पता होगा कि हमारी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं वो 3 हुई थी। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है 1932 में, ठीक है। और तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में B.R. आम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किया है। सो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि कौन है जिसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया? आंसर वुड बी B.R. आम्बेडकर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रपाउंड किसने किया? सो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रपाउंड किया है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये थियोरी इन्होंने 1905 में प्रपाउंड की थी। ये थियोरी बताती है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कैसे बिहेव करते हैं
विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। ठीक है, अब वैसे जो रिलेटिविटी है वो दो टाइप की होती है, एक है स्पेशल रिलेटिविटी और एक होती है जनरल रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी है दैट इज द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और ये जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये है ग्रेविटी से रिलेटेड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमूडा ट्रायंगल जो है ये किसके लिए जाना जाता है? सो आपको पता होगा कि जो बरमूडा ट्रायंगल है ये आपके अटलांटिक ओशन में एक जगह है जहां पर प्लेन्स और शिप्स जो हैं ये डिसअपियर हो जाते हैं। सो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिसअपियरिंग ऑफ प्लेन्स एंड शिप्स। अब इसके लिए बरमूडा ट्रायंगल जो है इसको कई बार डेविल्स ट्रायंगल भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो बरमूडा ट्रायंगल है ये ऑफिशियली यूके का इस पे हक है, यूके की डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, और बरमूडा ट्रायंगल जो है इसको यहाँ पर जो ये शिप्स और प्लेन्स डिसअपियर हो जाते हैं इसके बहुत लोग साइंटिफिक रीजंस देते हैं और काफी सारे लोग इसके सुपरनैचुरल रीजंस भी देते हैं। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड डायनामाइट? सो डायनामाइट के इन्वेंटर हैं अल्फ्रेड नोबल। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अल्फ्रेड नोबल। सो आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल जो है इन्होंने डायनामाइट इन्वेंट किया था। ठीक है, और अल्फ्रेड नोबल के नाम से ही जो है नोबेल प्राइजेस भी दिए जाते हैं, और ये नोबेल प्राइजेस देती है स्वीडिश गवर्नमेंट। ठीक है, एक नोबेल पीस प्राइज भी दिया जाता है, और ये नोबेल पीस प्राइज जो है ये नॉर्वे की गवर्नमेंट देती है। बाकी जितने भी नोबेल प्राइजेस लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर मेडिसिन की फील्ड में दिए जाते हैं वो स्वीडिश की ही गवर्नमेंट देती है। सो अल्फ्रेड नोबेल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंटली ये नोबेल प्राइजेस जो हैं इन सारी फील्ड्स में दिए गए हैं। और डायनामाइट जो है ये अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 इस ईयर में इन्वेंट किया था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।